संग-शिकन नबीरा आज़म की कलम से माखूज़ किस्त नंबर 20 भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वो सब पाकिस्तान वापस आ गए थे। वापसी के सफ़र पर रुफ़ाया और अमल भी इनके साथ थी। इनके वापस आते ही फ़ारूक मंज़िल में जैसे चराग़ा हो गया था। यज़दान और यशब अपना चैलेंजिंग मिशन कंप्लीट करके वापस आए थे। यशार की वापसी भी इन्हीं के साथ हुई थी, जिसे अपने सामने देखकर उमर फ़ारूक साहब खिल उठे थे। उन्होंने आगे बढ़कर यज़दान और यशब से पहले यशार को गले लगाया था। यशार को अपने सामने सही सलामत देखकर रोती हुई अमल की आंखों में भी दूर दूर तक खुशी फैल गई थी। यूशब भी यज़दान और यशब के बाद बेख्तियार जाकर यशार के गले लग गया था। उसके लिए माँ बाप के बाद उसके भाई आगा जान और दुरानी दानी ही सब कुछ थे। आगा जान ने बहू के रूप में रुफ़ाया को ना सिर्फ कबूल कर लिया था, बल्कि उन्होंने यशब से किसी किस्म की कोई बाज़पुर्स तक नहीं की थी, क्योंकि इन सब की वापसी से पहले ही कर्नल अजलाल मलिक, जो यशब के सगे मामू और राहीन के भाई थे, इन्हें पूरा मामला बता चुके थे। ये भी यज़दान का ही कारनामा था कि उसने अपने उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त की थी कि इनकी वापसी से पहले उसके यश के लिए घर की फ़िज़ा को साज़गार कर दिया जाए। साथ ही उसने उन्हें खुशखबरी भी दी थी कि वो अपने यश के साथ अशर के लिए भी दुल्हन लेकर पाकिस्तान वापस आ रहा है। इसकी बात सुनकर अजलाल साहब पुरसुकून होकर मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि उसने उनकी बेगम समेत खुद इनकी भी एक बहुत बड़ी फ़िक्र दूर कर दी थी। इन सब के आने की खुशी में आगा जान ने अजलाल मलिक की फ़ैमिली को भी फ़ारूक मंज़िल बनवा लिया था, और यसान के कहने पर उन्होंने हरम को ख़ुसूसी तौर पर अजलाल मलिक की फ़ैमिली से मिलवाया था। मिसेस मलिक को ये खूबसूरत सी लड़की बहू के तौर पर बहुत पसंद आई थी। साथ ही वो रुफ़ाया की बेतहाशा खूबसूरती देखकर हैरान रह गई थी। अमल को भी यशब की होने वाली बीवी यानी नाजुक अंदाज सी हरम और यशब की बेहद खूबसूरत उदास ख़जाली आंखों वाली बीवी बहुत पसंद आई थी। हाँ, मगर उसने ही एहसान को सिरे से इग्नोर कर दिया था, जो ज़रा मुस्कुराते हुए उसका ये गुरेज देख रहा था। अमल ने सवाए सलाम की इससे कोई बात ना की थी और ना ही इसकी तरफ देखा था। तभी वो अपनी मुस्कुराहट छुपाए सबके साथ बैठा उसे कनखियों से देखा जा रहा था। अमल को भी यज़दान की नज़रें अपने चेहरे पर बार बार महसूस हो रही थी, और वो दिन ही दिन में झुंझलाते हुए ज़्यादा वहाँ बैठने की बजाय मिसेस मलिक हरम रुफ़ाया को लेकर अपने कमरे में चली गई थी। जिस वक्त वो फ़ारूक मंजिल पहुंचे थे, रहमानी स्कूल गई हुई थी। तभी घर में इतना सुकून था। रुफ़ाया हरम को अमल ने यशब और यसान के रूम में रेस्ट करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो इन दोनों का रूम बाकी रूम्स की बनिस्बत बड़ा आराम थे। मिसेस मलिक बज़िद अमल के साथ लंच की तैयारियों में लगी थी। अज़मीर कुछ देर के लिए अपनी अकेडमी गया था, और आगा जान मिस्टर मलिक के साथ पिछले वाले बरामदे में शतरंज खोल कर बैठे थे। इसलिए यशब, यशार, अशर, यज़दान और यूशब बाहर वाले आंगन में बड़े झूले पर जाकर बैठ गए थे। ये यशब और यज़दान की फेवरेट जगह थी। अच्छा, यशार और यूशब भी बरामदे में रखी आरामदेह कुर्सियाँ घसीट कर बाहर ही ले आए थे, और सब आपस में बातें करने लगे थे। फिर कुछ देर बाद ही लंच से ज़रा पहले रहमानी स्कूल से वापस आ गई थी, और इतने दिनों बाद वो इन सबको एक साथ आंगन में बैठा देखकर खुशी से खिल उठी थी। दानी यशब के सिवा अशर से भी उसकी बहुत दोस्ती थी। साथ ही यशार बैठा था। उसे देखकर तो रहमानी का दिल बाग बाग हो गया था। आर तू आया, अल्लाह अकबर, शशा दानी और इश नहीं बताना, आर तू आए, शशा दानी और यश को नहीं बताना, और टूर पे गया है। वो ज़ोर-ज़ोर से बोलती हुई भागकर इन सब के पास आई थी, और यूशा इसकी बात सुनकर यश सटपटा गया था, जबकि यशब और यज़दान ने घूर कर खामोश बैठे यशार को देखा। यानी आगा जान ने ठीक कहा था, यशार रहमानी को भी इन्हें बताने से मना कर गया था। फिर यज़दान यशब अशर से बारी-बारी मिलते यशार के पास आकर वो उसके गले लग गई थी। यशार ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए उसकी नाक को खींचा था, जबकि उसे यशार से यार्ड करते देखकर यूशा का मुँह बन गया था। उसे पता था ये सब ग्लिक की वजह से लालच हो रहा है। गोइगलाओ, उसने इशार के सामने अपना हाथ फैला दिया। हाँ, तुम चेंज करके फिर तुम्हारी ग्लिक मिल जाएगी रहमानी। इशार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तभी वो जोर जोर से आर तो और आया, अल्लाह अकबर नारे लगाती हुई अपना बैग लेकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। ये ग्लिक का चक्कर अभी ख़त्म नहीं हुआ? यशब ने यूशा के चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर पूछा। जवाब यशार ने उसे सारी बात बता दी थी। हद है, हमारी रहमानी भी अपने तर्ज का एक ही नमूना है। अशर मुस्कुराता हुआ बोला। चलो भाई यूशा, अब अपनी ग्लिक लाकर यशार को दो, बिना कोई बहस किए जाओ और दौड़ कर लेकर आओ। यशार, तुम अपनी किसी फ्रेंड को फ़ोन करके 7-8 ग्लिक मंगवा लो। यूशा वाली ग्लिक की फ़ोटो व्हाट्सएप कर देना उन्हें, ताकि सेम वैसे ही ख़रीद कर लाएँ।
ऋषभ के ऑर्डर पर यूसुफ वाकई बिना कोई बहस किए चला गया था और उसने अपनी ग्लिक लाकर यशार के हाथ में थमा दी थी। फिर कुछ ही देर बाद रहमानी वापस आती यशार के हाथ में ग्लिक देख कर खुश हो गई थी। आमी आप ही को दिखाऊंगा शाह, मानी को ग्लिक मेरी है। अमल आप ही को दिखाऊं शाह, रहमानी को ग्लिक मेरी है। वो खुशी से चहकती हुई बोली, हाँ दिखाओ, मतलब ही कहीं की, सब समझता हूँ तुम्हारी चालाकियाँ। यशार भाई से इसीलिए मोहब्बतें जता रही थी। यूसुफ ने उसे आंखें दिखाते हुए बोला, मगर रहमानी ने उसे ज़रा भाव न दिया। दानी यशर आरो मानिया तो देखो आओ, शामताना ए जलता है मानी ए तोटे है। दानी यश अशर यशार आओ, रहमानी को तोता देखो आओ, शामत आना, ये जलता है रहमानी के तोते से। ये यूशी को देखकर मुंह छुड़ाते हुए बोली, जो इसकी बात सुनकर भड़क कर कुछ कहता इससे पहले वो अपनी जबान दिखाकर मुंह बनाती वहाँ से ग्लिक लेकर अपने जू की तरफ भाग गई थी। अपनी खुशी में उसने ये भी नहीं देखा कि ये शार की वही पुरानी ग्लिक थी। देखा आपने भाई, दानी अशर भाई, एकदम मेरी ग्लिक लेके ऊपर से कहती मैं उसके तोते से जलता हूँ। अब मैं भी आगा जान से ऐसे तोते मंगवाऊंगा और फिर इसको दिखा दिखा कर जलाऊंगा। इस बार किसी ने भी मेरी कोई चीज़ छीन कर इसे दे दो तो मैं आप सबसे किसी से भी बात नहीं करूँगा। यूशी से गुस्से से बोलता हुआ पैर पटक कर अंदर चला गया। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, निशार ताज्जुब से बोला। फिर अमल ने खाने के वक्त सबको डाइनिंग रूम में बुला लिया। रफ़ाया और हरम भी फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में चली आई। उन्होंने अमल के शलवार कमीज़ के सूट ज़ेब तन किए हुए थे जो इन दोनों को बिल्कुल ठीक आए थे। रफ़ाया का गहरा काहे रंग का सूट पहना हुआ था जिसमें इसकी दूध जैसी रंगत चमक रही थी, और हरम ने आसमानी और पिंक कलर की इम्तिजाज का सूट पहना हुआ था। बिलाशुबा ये रंग इस पर बहुत जच रहा था। यशब की निगाहें रफ़ाया के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। इन दोनों के टेबल पर आते ही रहमानी की हैरान नज़र इन पर टिक गई। तभी अमल ने रहमानी को इसकी भाभी और हरम से मिलवाया था। रहमानी हरम और रुफ़ाया से मिलकर बहुत खुश हुई थी। खासकर रुफ़ाया को यूसुफ की बीवी के रूप में देखकर वो उछल पड़ी थी। तभी खाना खाते ही वो भागती हुई बाहर अपने जानवरों के पास पहुंच गई थी। दरअसल खुशी से बेकाबू होते रहमानी ने अमल को अपना नया तोतों का जोड़ा गिफ्ट करने का इरादा दे दिया था। इस इरादे को अमली जमा पहनाते हुए फ़ौरन अपने तोते हाथ में लिए अंदर आई थी, जहाँ खाने के बाद यशार, यज़दान, यूशे, अशर, अज़मीर, अजलाल मलिक और आका जान भी सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। तभी रहमानी ने अमल और हरम से बात करती रुफ़ाया के हाथ पर बड़े आराम से बाकायदा दोनों तोतों को बिठा दिया था। रुफ़ाया का चेहरा दूसरी तरफ था, वो अमल की बात सुन रही थी। तभी अपने हाथ पर तोतों की सुइयों जैसे चुभते पंजे और नोकदार चोंच को महसूस करती रुफ़ाया ने गर्दन घुमाकर अपने हाथ को देखा था। फिर वो दिलखराश अंदाज में बुरी तरह चीख पड़ी थी। रहमानी ने बेसाख्ता अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी कान की मशीन का वॉल्यूम अमल ने बढ़ाया था। ऋषभ, अमल प्लीज़ ज़रा हटाएं इसे, ये काट लेगा, हटाएं इसे, मुझे बर्ड से डर लगता है। रुफ़ाया ने अपने हाथ झटकते हुए पास बैठी अमल को मजबूती से पकड़ लिया था। साथ ही हरासा नज़रों से ऋषभ को देख रही थी, जो उसे देखकर मुस्कुराया जा रहा था। रुफ़ाया के चिल्लाने पर तोते डर से उड़ तो गए थे, मगर फिर भी वो इसके हाथ की बजाय कंधे पर जाकर बैठ गए थे, और इस बार तो रुफ़ाया डर से खड़ी होकर इधर उधर उछलने लगी थी। रुफ़ाया की पतली होती हालत में यशब, यज़दान, यशार और अशर ने लब भींचकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, जबकि यूशा और आगा जान ने रहमानी को आवाज़ देकर इन तोतों को ले जाने का कहा था, और अमर गुस्से से रहमानी को आंखें दिखाने लगी थी। फिर यशब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसने उन दोनों तोतों को रुफ़ाया के कंधों से उतारकर रहमानी को दे दिया था। रहमानी मुंह लटकाकर अपने तोतों का हाथ पर लिए बाहर जाने लगी थी। यश, ये हमें आप ही चाहिए है। अल्लाह अकबर, एको चीन खाओ, दुई लाओई, ये प्यार है। यश, ये अमल आप ही जैसी है। अल्लाह अकबर, इसको चेंज करो, दूसरी लाओ, ये बेकार है। रहमानी अपने तोते वापस लेकर जाती हुई दूर से ही हाँक लगाकर यशब से बोली, और इसकी बात पर यशब से सब घर वालों के कह बेसाख्ता थे। वो सब इसकी बात समझ गए थे सिवाय रुफ़ाया और हरम के। तभी हरम हैरत से जाती हुई रहमानी को देखने लगी। क्या कहा इसने? हरम ने नासमझी से अमल को देखते हुए पूछा। ये कह रही है यश मुझे भाभी पसंद आई है, इन्हें वापस मत जाने देना। यज़ान ने दम भींचकर मुस्कुराहट छुपाते हुए हरम को बताया, साथ ही अब तो खौफजदा हुई रुफ़ाया को भी देखा। यज़ान की बात सुनकर सब लोगों के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट फैल गई, सवाए अमल के। उसने गलत बयानी पर यज़ान को घूर कर देखा, जबकि रुफ़ाया अपनी तारीफ पर बमझकर मुस्कुराई थी।
حرم کو بھی وہ انوسینٹ سی بچی بےحد پسند آئی تھی، بس سمجھ اور سے باہر جاتے اس انوسینٹ بچی کو غور غصے سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ انوسینٹ بچی شیطان کی نانی تھی، جس کی خبر ابھی عمل بعد میں لینے کا ارادہ رکھتی تھی کہ ابھی یہاں سبھی رحمانی کے بڑے والے حمایتی بیٹھے تھے۔ میں نے کہا تھا پرس محترمہ عمل جہانگیر صاحبہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ سب کے لیے ڈنر کی تیاریوں میں مگن تھی کہ اپنے پیچھے سے یزدان کی آواز سن کر دھک سے رہ گئی۔ اسے پتہ تھا اس وقت سب گھر والے اوپر والے فلور پر ہیں، ایسے میں یہ شخص یہاں ضرور اسے ہراساں کرنے آیا تھا۔ تبھی عمل دن ہی دن میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے گاٹا گوننے لگی تھی۔ محترمہ عمل جہانگیر صاحبہ، ایک نظر اس بندہ ناچیز کو پر بھی ڈال لیں جو کب سے آپ کی راہوں میں پڑا ہے۔ یزدان شرارت سے بولتا اندر کچن میں چلا آیا تھا۔ ویسے تو شوہر آنے کے دعوے کیے جاتے، مگر اب تو مجھے عمل جہانگیر کہہ کر بلایا جا رہا ہے۔ وہ غصے سے زیر لب بڑبڑائی تھی، مگر یزدان نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی، ساتھ ہی زیر لب مسکراتے ہوئے اس نے حرم کو پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کیا تھا اور عمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ نئی پہچان سے بلاؤں گا تو پھر بھی آپ کو اعتراض ہوگا، بقول آپ کے کہ ابھی آپ میری بیوی نہیں بنی ہے، ابھی نہ روک سکتی کہ آپ کو مسز عمل یزدان بٹ کہہ کر کیسے بلاؤں؟ ویسے میں نے آغا جان سے کہہ دیا ہے، 2 دن بعد ہماری رخصتی یش اور اشر کی شادی طے ہو چکی ہے، پھر باقاعدہ آپ کی بیوی بننے کے بعد آپ کو عمل یزدان بٹ ہی کہہ کر بلاؤں گا۔ وہ عمل کی کان کی لو کو چھوتا ہوا بولا، مگر تبھی عمل نے ایک جھٹکے سے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروایا تھا۔ میں اب آپ کے کسی فریب میں آنے والی نہیں ہوں، سمجھی؟ آپ کو گھر کے اندر بس میں یاد رہتی ہوں، باہر جاتے ہی آپ مجھے بھول جاتے ہیں۔ نہ تب آپ کو عمل جہانگیر یاد آتی اور نہ ہی یہ یاد آتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر آئے ہیں۔ عمل یزدان بٹ، ہاں، سو فنی، عمل یزدان بٹ۔ آپ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے یہ میں سمجھ چکی ہوں مسٹر یزدان بٹ۔ آپ نے صرف آغا جان کے کہنے پر ترس کھا کر مجھ جیسی یتیم لڑکی سے نکاح کیا۔ آپ کی یہ نکاوٹ کے مشاعرے اور جھوٹی محبت سب کچھ دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ غصے اور بدگمانی کی آخری حد تک پہنچ گئی تھی اور پہلی بار یزدان بنا کچھ کہے خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ آپ نے مجھے غلط جج کیا عمل، میں نے آپ کو بچپن سے ہی پسند کیا ہے، اس وقت سے جب مجھے محبت کا مفہوم بھی ٹھیک سے نہیں پتہ تھا۔ آغا جان نے مجھے آپ سے نکاح کے لیے فورس نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے جھولی پھیلا کر ان سے آپ کو مانگا تھا۔ وہ تو آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے، مگر میں آپ کے بنا نہیں رہ پاتا۔ تبھی جب انہوں نے مجھے آپ کے لیے آئے ہوئے رشتوں کے بارے میں بتایا تو میں تڑپ اٹھا تھا، یہ سوچ کر کہ آپ کسی اور کی ہو جائیں گی تو میں یہ کیسے جیوں گا۔ میں مانتا ہوں کہ ہر بار مجھ سے کوتاہی ہو گیا ہے کہ آپ کو کال نہیں کر پاتا، مگر سیکرٹ سروسز میں جاب کرنے والے ایک سیکرٹ ایجنٹ کی لائف پر اس کا اپنا بھی مکمل حق نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی ذات کو ملک و قوم کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی مشن پر ہوتے ہیں، ہمارا فرض ہماری پرسنل زندگی پر سبقت لے جاتا ہے۔ مگر کیا میری کوتاہی اس قدر بڑی ہے کہ عمل آپ نے پل میں میری محبت کو دھوکہ اور فریب سمجھ لیا؟ میں آپ کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں، آپ میری زندگی میں میری بیوی کی حیثیت سے موجود ہیں، یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو جگہ آپ کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی، بلکہ بقول آپ کے میری آس پاس ہر وقت رنگین تتلیاں منڈلاتی رہتی ہیں، مگر میں نے اپنے دل پر حکومت کرنے کی اجازت بس آپ کو دی ہے۔ آپ مجھ پر شک کرتی ہیں، مجھ سے پل بھر میں بدگمان ہو جاتی ہیں، میری محبت کو پل میں دو کوڑی کا کر دیتی ہیں، پھر بھی یہ میری بے بسی کی انتہا کہ میں آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا کچن سے باہر نکلنے لگا تھا، جبکہ اس دوران اس کے انکشافات کی زد میں حیرت سے ساکت کھڑی عمل کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی اور اس نے لپک کر یزدان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ تو کس نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیں؟ اب آپ چاہیں گے بھی تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ بیوی ہوں آپ کی، محبت پر، آپ کے دل پر، بلکہ پورے کے پورے یزدان بٹ پر آپ سے پہلے میرا حق ہے۔ بس مجھے تب ذرا غصہ آ جاتا ہے جب آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کو نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ آپ کی آواز سن سکتی ہوں، اسی لیے بدتمیزی کرنے لگتی ہوں۔ اب یوں منہ پھیلا کر کیا کھڑے ہیں؟ بدتمیزی کے لیے آئی ایم سوری، اور آپ کو مجھ سے ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، آپ مجھے ایسے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ یزدان کا ہاتھ تھامے منہ بنا کر بولی تھی اور یزدان اس کی آخری بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ اچھا جی، تو پھر کیسا اچھا لگتا ہوں؟ جب آپ کے ساتھ رومانٹک ہونے لگتا ہوں تب؟ یزدان عمل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا اور بہت استحقاق سے اس کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ دانی امی آپی کو کش پسند نہیں ہے۔ دانی عمل آپی کو کس پسند نہیں ہے؟ رحمانی کی آواز سن کر عمر اور یزدان اپنی اپنی جگہ زور سے اچھل پڑے تھے۔ وہ اپنے بکرے کی پیٹھ پر بیٹھی باہر برآمدے میں چکر لگاتے ہوئے اینڈ کچن کے دروازے پر اپنی سواری سمیت کھڑی تھی۔
रहमानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऊपर नहीं गई? ये ज़हान सटपटाकर बोलता हुआ किचन से बाहर निकला था और रहमानी नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने बकरे से उतरकर बाहर भागी थी। दानी अम्मी आप ही को इश्क किया है, अल्लाह अकबर। वो ज़ोर-ज़ोर से बोलती हुई बाहर जा रही थी, तभी बौखलाया हुआ दानी भी उसके पीछे भागा था और पीछे किचन में खड़ी अमल मुँह पर हाथ रखकर हँसती चली गई थी। वो रेड कलर के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन का मुकम्मल रूप धारे अपने सजे-सजाए कमरे में पड़े खूबसूरत बड़े से बेड पर बैठी अशर का इंतज़ार कर रही थी। साथ ही अपनी ज़िंदगी के इस अचानक बदलाव पर जी भरकर हैरान हो रही थी। हरम की इस अचानक होने वाली शादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ यशब का था। यशब ने उसे अपनी बहन कहा था, अपनी बहन के लिए अशर के रूप में दूल्हे का चुनाव भी यशब का था। हालांकि अशर के साथ पहली ही मुलाकात में हरम का दिल उसे दगा देकर इस खूबसूरत से शख्स का हो चुका था, मगर वो ये बात जानने में सख्त मुताम्मल थी, क्योंकि अशर से पहले उसकी ज़िंदगी बहते रवा पानी की तरह साफ और शफाफ सी गुजर रही थी। अब तक उसने किसी के लिए भी अपने दिल की मजबूती से बंद दरवाज़ों को नहीं खोला था, ना ही अशर से मिलने पहले उसने मोहब्बत जैसे जादुई जज्बे को समझने की कोशिश की थी। मगर अशर के मिलने के बाद उसकी रवां दवां चलती ज़िंदगी जैसे एक जगह आकर रुक सी गई थी। कुछ लम्हों के लिए ठहर गई थी। दिल की दुनिया में अचानक बदलाव सा महसूस होने लगा था, मगर फिर भी उसने अपने दिल की इस बदलती हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ना ही ये बात उसने अपनी गहरी दोस्त रफ़ाया को बताई थी, मगर फिर अचानक रफ़ाया समेत इसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान सा उठ खड़ा हुआ था। सब कुछ बदल गया था। इन्हें अपने मुल्क को छोड़ना पड़ा था, जहाँ इनका पूरा बचपन गुजरा था। रुफ़ाया और वो हमेशा के लिए दुबई छोड़कर पाकिस्तान चली आई थी। यहाँ आते ही एक और बड़ा बदलाव इनका मुंतज़र था। इसे अशर ने ना सिर्फ प्रपोज़ किया था, बल्कि इनके पापा जान और मम्मी जान ने हरम का हाथ भी दानी, यशब और आगा जान से मांगा था। हरम के लिए उनके बड़े अब यही लोग थे। तभी अशर की मम्मी ने जब हरम को अशर के लिए मांगा, तो यशब और दानी ने हरम को अलग ले जाकर इससे इनकी मर्ज़ी पूछी थी। हरम पहले तो अचानक और जल्दी के रिश्ते पर बौखला सी गई थी, मगर फिर दिल की पुकार पर लबैक कहते हुए हरमीन रज़ा ने अशर अजलाल मलिक के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। यूँ पूरे 2 दिन बाद अमल का निकाह अशर से हो गया था और आज उसके साथ-साथ रुफ़ाया और येशब का भी निकाह था और अमल की रुखसती भी हो गई थी। हरम रुखसत होकर मलिक हाउस आ गई थी, जो इसके शौहर का घर था, और अब धड़कते दिल के साथ अपने कमरे में बैठी अशर की मुंतज़िर थी, और फिर उसका इंतज़ार ज़्यादा तवील नहीं हुआ था। अशर भी कुछ देर ही में उमंग भरे दिल के साथ उसके सामने आ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़ातून। अशर ने नर्वस से अंदाज़ में हरम का घूंघट उठाया था और सलाम किया था, मगर वो लफ्ज़ ख़ातून सुनकर सारी शर्मो हया भुलाए अशर को घूरने लगी थी। अब जो एक मर्तबा और मुझे ख़ातून का, तो तुम अपने ख़ानदान के पहले दूल्हा होगे जो आज की रात मुझसे सबके सामने जूते खाते पाओ जाओगे। हरम भड़क कर बोले थे। उसका गुस्सा देखकर अशर का मुंह लटक गया था। फिर क्या कहूँ आपको? वो बेबसी से बोला था। मेरा इतना खूबसूरत नाम है, हरमीन रज़ा। तुम चाहो तो सबकी तरह मुझे हरम या फिर मानो भी कह सकते हो। इस नाम से मुझे मेरे डैड मॉम बुलाया करते थे। हरम ने अपनी थोड़ी घुटने पर टकाते हुए अशर को देखा था। ठीक है, फिर मैं आपको मानो ही कहूँगा। ये ले, मेरी तरफ से आपका मुँह दिखाई का तोहफ़ा। अशर ने हरम के सामने खूबसूरत मखमली बॉक्स खोलते हुए कहा, जिसमें बेहद खूबसूरत गोल्ड की चूड़ियाँ और छोटे-छोटे टॉप्स के साथ टॉप्स से मैचिंग चेन पेंडेंट भी मौजूद था। अच्छा है, मगर बदले में तुम मुझसे किसी गिफ्ट की उम्मीद मत रखना। मेरे पास फ़िलहाल कुछ नहीं है। मुँह बनाकर बोलती हुई हरम बेड से उतरने लगी थी, तभी अशर ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बिल्कुल अपने साथ लगा लिया था। मैंने कहा था ना खातून कि हम भी घास नहीं चरते। रुकन्नी कतरा कर कहाँ निकलती जा रही हैं आप। भले ही मुझे कोई गिफ्ट ना दे मुझे, मगर मैं आपसे आपकी मोहब्बत का गिफ्ट मैं खुद ही वसूल कर लूँगा। उसने मुस्कुराकर कहते हुए अशर ने अपने पास किया था, और हरम भी मुस्कुराकर शर्माते हुए उसके सीने में मुँह छुपा गई थी। आज एक दुनिया के सामने यशब अस्लान भट्ट ने उसे अपनी ज़ौजियत में कबूल किया था। अब वो एक दुनिया के सामने रुफ़ाया यशब अस्लान बन चुकी थी। इसको अपनी बदली हुई पहचान अब किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैरिज हॉल से सीधा फारूक मंजिल के दूसरे फ्लोर पर आई थी, जबकि अमर को रुखसत करके यज़दान वाले फ्लोर पर लेकर जाया गया था। ये आगा जान का फ़ैसला था। वो चाहते थे कि यशब और रज़ान अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत अपने-अपने पोर्शंस को आबाद करके करें, ताकि फ़ारूक मंजिल के वीरान पड़े ऊपरी फ्लोर भी इनके बच्चों की खुशियों भरी खिलखिलाती आवाज़ों से आबाद हो जाए। ये चारों योशा ने अपने-अपने दोस्तों के साथ मिलकर यशब और यज़दान के फ्लोर्स को बेडरूम्स को बेहद खूबसूरती से सजाया था।
रफ़ाया ऊपर आते वक़्त किसान के फ्लोर को भी देखती हुई आई थी, जो बाहर से ही छोटी-छोटी आराइशी लाइट से बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया था। वो अंदर जाकर भी सारी सजावट देखना चाहती थी, मगर उसके आस-पास मौजूद लड़कियों ने उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी और उसे ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद उसके बेडरूम्स में पहुँचाकर हँसती मुस्कुराती हुई नीचे चली गई थी। रुफ़ाया ने अपना घूंघट उठाकर बेहद खूबसूरती से सजे अपने बेडरूम को देखा था। ये घूंघट भी वही शरारती लड़कियां उसके चेहरे पर डाल गई थी। रूम की हर चीज़ बेहद खूबसूरत और दीदा सेब थी। वो चारों तरफ सताइशी नज़रों से देख रही थी कि तभी दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनकर संभल कर बैठ गई और ये शब दरवाज़ा लॉक करते हुए अंदर आ गया था। आज के लिए इतना ही और अभी इसके 3 तकरीबन एपिसोड्स हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस नावल को इख्तिताम की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन हमारे कुछ नावल स्टार्ट हुए हैं, बराए मेहरबानी उनको भी आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, सुनते जाइए और अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर, अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।